नमस्कार दर्शकों, हिंदी सरिता के एक और संस्करण में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रुचिका डावर। हिंदी सरिता के इस संस्करण में हम जिस शख्सियत को स्टूडियो में अपने पास लेकर आए हैं, उन्होंने एक पूरा जीवन लगाया है हिंदी के प्रचार, प्रसार और सेवा में। भाषा विज्ञान और हिंदी दो विषयों में इन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट से इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज में MBA किया और उसके बाद से लगातार एक गौरवशाली इतिहास इन्होंने रचा है हिंदी के प्रचार और प्रसार में। यहाँ तक कि सन 2025 में महाराष्ट्र सरकार के हिंदी साहित्य अकादमी से इन्हें उषा मेहता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो मैं चाहती हूँ चलिए एक बार मिल के स्वागत करें सुष्मिता भट्टाचार्य जी का। सुष्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन में। धन्यवाद, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक दे दूं, इस वर्ष आपको जीवन सम्मान अवार्ड मिला है हिंदी की सेवा के लिए। तो कैसी अनुभूति थी जब आपको पता चला कि इतने बड़े गौरव से आपको नवाजा जा रहा है? जी, मैं बहुत साल से मुंबई में रह रही हूँ और मुझे ऐसा लगता था महाराष्ट्र शासन का कुछ मुझे मिले और मुझे ऐसा लगा कि मैं महाराष्ट्र की ही हूँ। जब महाराष्ट्र सरकार का ये पुरस्कार है तो मैं जब लेने गई और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्री जी ने मुझे जो पुरस्कार दिया, और मैं ये अनुभूति आपको नहीं बता सकती हूँ। एक मुझे लगा मैं महाराष्ट्र की ही हूँ और मैं बहुत सालों से इसका इंतज़ार कर रही थी। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। लेकिन आपने कहा आप महाराष्ट्र की हैं, वो तो मुझे आपका परिधान देखकर भी लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इस पैठनी साड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई और मैंने आपका नाम पढ़ा तो मैं उम्मीद कर रही थी कि सुष्मिता भट्टाचार्य जी बांग्ला है, कोई खूबसूरत तांत की साड़ी पहनकर आएंगी। तो कैसे बंगाली होकर भी हिंदी की ओर आपका रुझान कैसे बना? देखिए रुचिका जी, बहुत सारे लोग मुझे यही सवाल करते हैं। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय ना तो बंगाल में कोई हिंदी पढ़ाई जाती थी या हम लोगों को कोई माहौल भी नहीं मिला हिंदी के लिए। लेकिन ऐसा है, मैं भाषा विज्ञान की विद्यार्थी रही और मुझे हमेशा अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी और भाषा सीखने की रुचि रही। और धीरे धीरे मैं कैसे भी, मैं तो यूँ कहूँगी कि आकाशवाणी का समाचार, दूरदर्शन का समाचार, हिंदी गाने, हिंदी फिल्में देखते देखते हम हिंदी सीख गए। और जब आप एक भाषा सीखती हैं फिर आप साहित्य को भी पढ़ने लगती हैं, फिर आप खुद लिखने लगती हैं और धीरे धीरे कब वो भाषा जो है आपकी मातृभाषा जैसी बन जाती है आपको पता ही नहीं चलता। ठीक उसी तरह से हिंदी भी मेरी मातृभाषा जैसी ही बन गई है। आज अगर मैं आपसे पूछूं, आपको तो गोवा आते हुए तकरीबन 18-20 वर्ष का समय हो चुका है। लगातार आप हर वर्ष दर वर्ष गोवा आती रही हैं। तो आपने गोवा में क्या बदलाव देखा है? हिंदी कितनी गहरे बैठ गई है गोवा में? तो हिंदी को किस तरह से एक भाषा के तौर पे आपने गोवा में, मैं कह सकती हूँ, किस तरह से मुस्कुराते हुए देखा है धीरे धीरे? जी, मैं लगभग 18-20 साल से गोवा में आ रही हूँ और राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए आ रही हूँ। और मुझे ये अवसर मिला है गोवा के जितने भी सरकारी दफ्तर है, बैंक है, उपक्रम है, सभी में हिंदी राजभाषा की क्या स्थिति है ये देखने का मुझे अवसर मिला है। और मैं ये कह सकती हूँ मैंने एक परिवर्तन को देखा है। और आज तो मैं पूर्व में भी रही, पश्चिम में भी रही, दक्षिण में भी रही, दिल्ली में भी रही। और ये जो गोवा क्षेत्र है ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत जो क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय है, वहाँ जो पश्चिम क्षेत्र के कार्यालय में ये गोवा क्षेत्र है और ये एक गा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि हिंदी तर भाषी क्षेत्र में है। लेकिन पिछले काफ़ी सालों से, खासकर मैं 10 साल की बात कहूँगी
कि गोवा में बहुत परिवर्तन हुआ है। ये एक हमारा माइंडसेट है कि गोवा में अंग्रेज़ी है, लेकिन असलियत में ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने देखा है बहुत अच्छी तरह से हिंदी है, लोग बहुत अच्छे से हिंदी बोलते हैं और हिंदी की काफ़ी प्रगति हुई है पिछले 10 साल में। जी बिल्कुल। और ये एक बस बाहर का आप कह सकते हैं, कुछ शायद फिल्मों की वजह से या कुछ एक गोवा की छवि ऐसी बन गई है, जो भी फिल्में यहाँ पर शूट होती हैं तो लोगों को लगता है कि शायद यहाँ पे अंग्रेजी का प्रभाव कुछ ज़्यादा है, क्योंकि उस तरह के जो कैरेक्टर हैं, जो किरदार हैं फिल्मों में दिखाए जाते हैं। लेकिन निश्चय ही गोवा में हिंदी की बहुत ज़्यादा पैठ है। आपको क्या लगता है, देखिए गोवा एक ऐसी जगह है जो कलाकारों के लिए हर तरह के, जो भी आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, चाहे आप लेखनी में हो, चाहे आप पेंटर हो, चाहे आप फिल्म मेकर हो, सबको गोवा जो है एक तरह से इंस्पायर करता है और लोगों को कुछ बेहतर करने की एक, जिसे आप कहते हैं कि एक अंदर से एक शक्ति देता है, प्रेरणा देता है। तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो फिल्में यहाँ पर बनी हैं, उन फिल्मों का कुछ ऐसा हाथ रहा है इन गोवा में हिंदी की प्रगति को लेकर? देखिए, हिंदी केवल गोवा के लिए ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि हिंदी फिल्में जो है पूरे भारत को हिंदी सिखा दी है। ये हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये देखा है, एक तो आपके जो पसंदीदा कलाकार हैं जिस भाषा में बातें करते हैं तो लोग चाहते हैं उस भाषा में बातें करने के लिए, ये हिंदी के प्रचार का एक कारण है। एक और बात भी है, आप ये पाएंगे कि हिंदी सिनेमा की जो भाषा है, जो हिंदी है, ये अत्यंत सहज, सरल और साथ मधुर और साथ साथ आकर्षक भी है। यानी अंग्रेजी में जो भी है और कैची जिसको बोलते हैं, आकर्षक भी है। तो इसलिए जो है, और कोई भी गीत अगर रची गई है, कोई भी डायलॉग है, ये सारे पूरे भारत के लोग समझेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। और इस तरह से हिंदी तर भाषियों के लिए मैंने खुद हिंदी गानों से, हिंदी से फिल्मों से सीखी है। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये हमारे परिचितों ने कहा है कि विदेशों में हिंदी गानों से जो है व्याकरण तक सिखाते हैं। आपने सुना होगा, एक गाना है कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। इसको टेंस सिखाने के लिए, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये सिखाने के लिए वो है रहेगा। जी बिल्कुल, ये है। और वाकई जब जिस समय बात करें तो आज से 60-70 साल पहले की भी, तो हमारे हिंदी गाने तो उस समय भी रशिया में और देशों में पहुंच चुके थे। मेरा जूता है जापानी, निश्चय ही आपने बहुत सही बात कही, बहुत सटीक। आपने एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया है अभी तक जो हमारी आपस में वार्तालाप हुई, हिंदी तर क्षेत्र। तो आप किस तरह से राजभाषा विभाग में इन क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं? देखिए, हिंदी तो गोवा की भी भाषा नहीं है, यहाँ कोंकणी बोलते हैं, महाराष्ट्र की भी नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो उसी तरह से गोवा को और शायद आंध्र प्रदेश को या शायद तमिलनाडु को एक साथ रखना भी ठीक नहीं होगा। तो आप किस तरह से राजभाषा विभाग में वर्गीकरण करते हैं कि कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है और किस हिसाब से? देखिए, हिंदी हमारे देश में, हिंदी किसी की मातृभाषा है, किसी की मातृभाषा से ज़्यादा मिलती जुलती है, किसी की मातृभाषा से थोड़ा कम मिलती जुलती है। तो ये जो राजभाषा नियम बना था, राजभाषा नियम में ही हमारे पूरे देश को इस तरह से एक वर्गीकरण किया गया था क ख ग क्षेत्र में। तो क क्षेत्र जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जो हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं जिसको, और ख क्षेत्र है जो जहाँ हिंदी से ज़्यादा मिलती जुलती भाषाएं हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, तो इस तरह के हैं। और जो शेष भारत है, यानी कि जो पूर्व क्षेत्र है, पूर्वोत्तर है, दक्षिण है, तो इस तरह के गोवा भी है उनमें शामिल। तो इन क्षेत्रों को ग क्षेत्र में, यानी कि सी रीजन में, ग क्षेत्र में रखा गया है। और उसी तरह से राजभाषा विभाग तो सरकारी दफ्तरों से कामकाज के लिए ही, कामकाज के में प्रगति के लिए ही राजभाषा विभाग बना है। तो इस तरह से कामकाज की अपेक्षा भी की जाती है, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। तो
आपके कुछ इस तरह का हमें उदाहरण भी दे सकती हैं जहाँ पे किसी राज्य या किसी यूनियन टेरिटरी में हिंदी इतनी गहरे जम गई हो जाकर के एक जिसे आप कह सकते हैं एक अच्छा बदलाव आया हिंदी को लेकर और उसका वर्गीकरण बदला गया? जी जी, दमन दीव सिलवासा का मैं उदाहरण दूंगी। तो पहले ये गा क्षेत्र में था, राजभाषा में, गोवा जैसा ही। अच्छा। फिर वहाँ पर भाषाओं को लेकर ज़्यादा हिंदी से मिलती जुलती भाषाएं हैं, और हिंदी का प्रयोग को देखा सरकारी दफ्तरों में कितने हिंदी का प्रयोग हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है राजभाषा विभाग से प्रयास किया गया, और दमन दीव सिलवासा आज जो है ख क्षेत्र में है, ग क्षेत्र से ख क्षेत्र में लाया गया। और मैं तो ये मेरा एक, मैं समझती हूँ, मैं व्यक्तिगत मेरी राय है कि अब तो ये समय आ गया है कि गोवा के लिए भी प्रयास करना चाहिए, और गोवा को भी मैं समझती हूँ हमें आशावादी रहना चाहिए, और गोवा को भी धीरे धीरे इस तरह की प्रगति हो सकती है। नहीं, निश्चय ही हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये इच्छा और आपकी अपेक्षा अवश्य पूरी हो। और मुझे लगता है कि वाकई पिछले 8-10 वर्षों में गोवा में बहुत ज़्यादा अंतर आया है। हिंदी लोग समझने लगे हैं बहुत अच्छे से। आप किसी भी सरकारी उपक्रम में जाएं, बैंक में जाएं, तो वहाँ पे हिंदी में फॉर्म मिलेंगे, दिशा निर्देश वगैरह बहुत कुछ अब हिंदी में यहाँ होने लगा है। तो एक छोटा सा संशय है मेरा है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए भी एक बार आप अपनी अनुभवी नज़र से इसको एक बार हमारे लिए क्लियर करें। हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? हाँ, देखिए, मैंने देखा है कई लोगों में ये एक तरह की, मैं समझती हूँ, विडंबना है कि हमारे देश के लोग कई बार हम जो है हमारे मन में शंकाएं हैं, हम ठीक से स्पष्ट नहीं है ये बात। हिंदी जो है ये राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक हमारी जो अष्टम अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं सबको एक समान दर्जा दिया गया है, बराबर दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं को। उनमें भी एक भाषा हिंदी है, लेकिन इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है। क्योंकि राष्ट्रभाषा जो है एक दिल की भाषा होती है, वो लोगों को दिल से लेना चाहिए। सरकारी दफ्तर, आप सही बोल रही हैं, और इस तरह से। लेकिन हिंदी राजभाषा भी है, एक तरह से राष्ट्रभाषा भी है। अंग्रेजी केवल सह राजभाषा है। हिंदी के साथ साथ आज की तारीख में ही अंग्रेजी भी हमारे। तो अंग्रेजी का रोल इतना था कि वो असिस्ट करने के लिए थी, जी, हिंदी के साथ साथ। जब आप बात करते हैं राजभाषा विभाग की, तो मुझे लगता है एक अनुवादक का कार्य बहुत बड़ा है इस विभाग में। तो एक अंग्रेजी में सेइंग है जिसे हम कहते हैं समथिंग इज ऑलवेज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जब भी आप किसी चीज का अनुवाद करते हैं, लेकिन क्या आप बिल्कुल इस चीज में एक मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इसमें प्यूरिटन होना एकदम सही है? कि जैसे अगर आप कहीं हिंदी में, अब एक ट्रेन जो है ये एक आम भाषा का शब्द है। ट्रेन जो है एक गांव का आदमी भी समझता है, बच्चा भी समझता है, लेकिन आप लौपत गामिनी बोलेंगे तो शायद आधे हिंदी बोलने वाले लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो जब आप अनुवाद करते हैं, आप किस तरह से ये निर्णय लेते हैं कि ये जो शब्द है इसे इसके बिल्कुल ओरिजिनल रूप में रहने दिया जाए, या नहीं हर शब्द का बिल्कुल हिंदी में अनुवाद होगा? तो आप किस तरह से ये निर्णय लेते हैं और इसमें कितनी ढील आपको अलाउड है? देखिए, इसमें भी आप जानती होंगे हमारे यहाँ अनुवाद के लिए एक विभाग है, राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है, जहाँ से अनुवाद होता है। और हमारे जो दूसरे कार्यालय हैं वहाँ भी अनुवाद का काम होते रहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले ऐसा था, कुछ हमारे लिए भी बाध्यताएं थी कि हमें कुछ उन शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। जो जिस तरह से शब्दावली में जो भी है। लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से और राजभाषा विभाग की तरफ से ये है कि देखिए, हिंदी तो वो भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ध्यान रखा गया है। वो सहज सरल, जो अभी हम हिंदी सिनेमा की बात कर रहे थे, तो भाषा जो है अनुवाद भी सहज सरल हो और बिल्कुल क्लिष्ट ना हो, क्लिष्ट ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें। इस तरह का अभी स्पष्ट दिशा निर्देश है राजभाषा विभाग से।
गोवा की ओर थोड़ा सा रुख मोड़ते हैं। जी जी। आपको इतने वर्ष हो गए गोवा आते हुए, और निश्चय ही गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग काम के लिए आते हैं, लेकिन एक बार जब काम का समय खत्म हो जाता है तो गोवा एक ऐसी जगह है जिसे कुदरत ने बहुत नवाजा है। आपकी यहाँ पर सबसे पसंदीदा स्थल कौन से हैं और क्यों? देखिए, मैं तो इतने बार गोवा में आई हूँ, इसका कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। मैं गोवा में आती रही हूँ। अगर मेरे लिए ये सवाल बहुत कठिन है, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। मैं पणजी में रही, मैं मडगांव में रही, वास्को में रही, और जैसे एयरपोर्ट से या स्टेशन से मैं बाहर होती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है गोवा में। मैं कोई एक विशेष जगह को बता नहीं सकती, बल्कि अगर आप ये सवाल करते मुझे कि भारत में, हमारे देश में कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं गोवा का नाम लेती। जी बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगा कि इस सवाल को आपके लिए थोड़ा कठिन ज़रूर बनाया जाए, लेकिन आपको गोवा इतना पसंद है और निश्चय ही आपने भी गोवा में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया है। और जिस तरह से इस समय मैं कहूँ कि हिंदी के लिए निरंतर जो प्रयत्न हो रहे हैं और जिस तरह से हमारी सरकार प्रयत्नरत है हिंदी के लिए, तो जो ये एक नई जनरेशन है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा स्कोप है करियर का। तो अगर कोई राजभाषा विभाग में जाना चाहे आगे करियर के तौर पर, तो उनके लिए क्या क्या रास्ते खुले हैं और उसके लिए उन्हें किसी परीक्षा की आवश्यकता है या किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है हिंदी की सेवा में? देखिए, ये इसमें एक है, इसमें बहुत बच्चे आ सकते हैं। इस तरह की आज की स्थिति है, क्योंकि प्रत्येक कार्यालय में जो केंद्र सरकार के कार्यालय है, उपक्रम है, बैंक है, सभी में राजभाषा के पद है। राजभाषा के पद है और अधिकारी स्तर का पद है। अब जो है उच्चाधिकारियों का पद भी कई जगह पर है और यह तैयार किए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग का पद है, राजभाषा सेवा संवर्ग है। तो अब जो है ये एक सभी बैंकों से तो पहले से ही ऐसा काम किया जाता था, अब बहुत सारे और संगठनों से भी किया जा रहा है, जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर बच्चों को उनमें एक जागरूकता लाई जा रही है। तो किस तरह से बहुत सारे जो कार्यालय हैं इनके लिए कार्यशालाएं आयोजित करती है और उनको ये बताते हैं कि किस तरह से ये कर सकते हैं। कुछ तो नॉर्म्स है जिसको पूरा करना है, जो आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, तब आप सरकारी इसमें आए, लेकिन चांसेस तो बहुत हैं। आपने तो स्वयं काफ़ी कार्यक्रम किए हैं, केवल एक हिंदी पखवाड़ा तो सब जानते हैं, लेकिन उसके सिवाय भी समस्त वर्ष आप लोगों का जो कैलेंडर है वो भरा ही रहता है। कभी कार्यशाला है, कभी कोई कार्यक्रम है हिंदी से रिलेटेड, या कभी कोई गोष्ठी है। तो किस किस तरह के कार्यक्रम आप करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए? एक थोड़ी सी हमें बड़ी उसके बारे में भूमिका दीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो राजभाषा विभाग की बात करूंगी, क्योंकि मैं इतने साल तक राजभाषा विभाग में ही कार्यरत थी। तो राजभाषा विभाग से देखिए, एक तो है अखिल भारतीय स्तर पर एक सम्मेलन होता है, और ये एक है बहुत बड़ा कार्यक्रम, 14 सितंबर को हमारे यहाँ होता है। अच्छा, इसकी तारीख फिक्स है? 14 सितंबर को राजभाषा विभाग में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, जहाँ हम केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को पुरस्कृत करते हैं। केंद्रीय सरकार मतलब बैंक, अंडरटेकिंग सभी को पुरस्कृत करते हैं, पत्रिकाओं को पुरस्कृत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसके अलावा हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यक्रम होते हैं, क्षेत्रीय सम्मेलन होते हैं। तो क्षेत्रीय सम्मेलन हम वर्ष में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन करते हैं। 8 क्षेत्र हैं और हमारा संयुक्त सम्मेलन होता है, जैसे पश्चिम क्षेत्र के साथ मध्य क्षेत्र का 2 क्षेत्र मिलाकर। तो इसमें एक वो 4 कार्यक्रम हम करते हैं क्षेत्रीय सम्मेलन। क्षेत्र में जितने भी कार्यालय हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं, ये हमारे लिए। और मैं इसके साथ साथ ये उल्लेख करना चाहूँगी, गोवा में हमारे बहुत सारे क्षेत्रीय सम्मेलन हुए हैं, और बार बार हम गोवा में इसलिए क्षेत्रीय सम्मेलन करते हैं क्योंकि लोग बहुत उत्साह के साथ आते हैं, पूरा हॉल भर जाता है। और एक विशेष उल्लेख मैं करना चाहूँगी कि कोविड के बाद जो राजभाषा विभाग का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था,
वो भी गोवा में ही हुआ अरे था, वाह। मडगांव गोवा में हमने ये आयोजन किया था। ये तो है राजभाषा विभाग का कार्यक्रम। इसके अलावा जो कार्यालय है ये साल भर, एक तो 14 सितंबर को कार्यक्रम करते हैं, लेकिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा आदि मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी साल भर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, जिनमें से आजकल जो वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ भी कर रहे हैं। हाँ। टेक्निकल कार्यक्रम, वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ, ये सब बहुत उच्च स्तरीय कार्यक्रम भी करते रहते हैं। आप जब ये बताते हैं पूरा कि इतने कार्यक्रम करते हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इन कार्यक्रमों के बाद एक किस तरीके से, एक आप कह सकते हैं इनकी बाद में पब्लिसिटी कैसे करते हैं कि लोगों में, और जो लोग नहीं पहुंचे या जो लोग ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं हैं लेकिन हिंदी में रुचि रखते हैं, किस तरह से वो आप लोगों से जुड़े? देखिए, हिंदी जो है राजभाषा का, मैं कहूँगी नदी की तरह है, ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। उच्चाधिकारीगण जब जागरूक होंगे, हिंदी अपने आप आ जाएगी। इसीलिए हम लोगों का प्रयास रहता है, जो दफ्तरों में जो उच्चाधिकारीगण हैं, ये कार्यालय प्रमुख से लेकर जो भी जिस स्तर के भी कार्यालय प्रमुख हो सकते हैं, तो उन तक की बात पहुँचे। तो हम लोग ये पब्लिसिटी तो करते ही हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है, हमारे कार्यक्रम में आते हैं। और अखिल भारतीय सम्मेलन, वो हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं 14 सितंबर को, दोनों कंबाइंड कर 2 दिवसीय होता है, हिंदी दिवस समारोह, और 14 सितंबर को जो राजभाषा विभाग का है, उसमें अब जो है केवल सरकारी दफ्तर तक ही सीमित नहीं है। इनमें हम हर क्षेत्र के साहित्यकारों को बुलाते हैं, विदेशों में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बुलाते हैं, सिनेमा में जिन लोगों ने मतलब अच्छी हिंदी को जिन्होंने स्थापित की है, इस तरह से अब हर तरह के लोग शामिल होते हैं। बहुत सार्थक चर्चा होती है, और कार्यालय प्रमुखगण इसमें बहुत जागरूक हुए हैं, जो हमारे तो इस तरह के कार्यक्रम शायद हैं। कह सकते हैं कि अब जो होने लगा है, शायद वो हिंदी दिवस से बढ़कर शायद एक जश्न होने लगा है हिंदी का, 2 दिन का। बिल्कुल। और एक लेकिन लक्ष्य हमारा एक है कि हिंदी में सरकारी कामकाज हो। जी, मैं आपके थोड़ा सा राजभाषा विभाग से हटके, आपने 2-3 वर्ष आयकर विभाग में भी काम किया, तो वो अनुभव कैसा था, और क्या वहाँ पर भी आपका जो प्रोफाइल था वो हिंदी से ही जुड़ा था या वो कुछ और था? नहीं, मैं हिंदी से ही जुड़ी हुई थी, कि हिंदी का ही काम कर रही थी। वहाँ भी हम लोगों ने बहुत काम किया था, और मैं समझती हूँ बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 20 वर्षों से मैं राजभाषा विभाग में हूँ, उसके पहले मैं के आयकर विभाग में थी। तो वहाँ पर भी काफ़ी, क्योंकि देखिए हर आम आदमी आयकर विभाग से जुड़ा हुआ है, तो आम आदमी तक पहुँचने के लिए, और आज की तारीख में आयकर विभाग में ये सब काम हो चुका है। तो हम लोगों ने उस समय शुरुआत की थी, और बहुत सारे जो नोटिस भेजना हो, या आप जो देखते हैं कि अपलोडेड होता है जो रिटर्न का, ये सब जो हिंदी में करना, उस सब की शुरुआत हुई थी उस समय। लेकिन आज तो बहुत सारे कामकाज हिंदी में हो रहे हैं, आयकर विभाग में हिंदी में है, और बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं। तो आपने जैसे इतना वर्ष राजभाषा विभाग में निकाले, अब आगे क्या प्लान है? अब आगे ज्यादातर समय कैसे बिताना पसंद करती हैं, और हिंदी को लेकर आगे क्या सोच है आपकी? देखिए, मैं हिंदी तरभाषी हूँ, मुझे तो जुड़े रहना है। तो मैं ज़रूर, अब मैं ज़्यादा, मैं समझती हूँ लिखने का प्रयास करूँगी, कुछ लिखना है, अनुवाद करना है, तो इस तरह से काम से मैं कहीं ना कहीं हिंदी के साथ जुड़ी रहूँगी। मैंने देखा है आपसे बातचीत करते हुए, और जब हमारी रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई थी तब भी जब मैं आपसे बात कर रही थी, आप महाराष्ट्र से भी बहुत हृदय से जुड़ी हैं। जी बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में भी देखिए, हिंदी तो अगर हम बात करें, बॉलीवुड तो महाराष्ट्र तो घर है मुंबई बॉलीवुड का, हिंदी तो वहाँ बोलचाल है ही, मराठी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है। तो आप जितना हिंदी समझती बोलती हैं, कुछ मराठी से भी आपका तारुफ हुआ? हाँ जी बिल्कुल, मैं बोल लेती हूँ, इतनी धारा प्रवाह तो नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन बोल लेती हूँ। मैं एक हमारे बंगाल
के साथ बांग्ला से जुड़ी हुई एक और भाषा है, ओडिया भाषा। हाँ, ओडिया भाषा भी मैं बोल लेती हूँ और मराठी भी बोलती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में अधिकतर लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं। हाँ। तो ये एक है उनके साथ है कि कोई भी आपके घर में जो बाई काम करती है वो भी हिंदी ही बोल लेती है, आपके घर में जो काम करने के लिए आते हैं तो वो भी होते हैं, इसलिए मराठी सीखना थोड़ा सा कठिन काम होता है। लेकिन जब हम वहाँ पर इतने साल से हैं, मैं तो समझती हूँ सीख लेना चाहिए भाषा। और रुचिका जी, एक मैं ये बताना चाहूँगी, अब राजभाषा विभाग में एक भारतीय भाषा प्रभाग की भी स्थापना हुई है। राजभाषा विभाग में केवल हिंदी ही नहीं, इसमें अब जो है फिलहाल तो 15 भाषाओं की जो है विभाग की स्थापना हुई, अनुवाद का काम होगा। तो इस तरह का नया एक प्रयास राजभाषा विभाग मुख्यालय से, मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन ये हमारे मुख्यालय से ये काम हो रहा है। निश्चय ही ये तो एक बहुत खूबसूरत कदम है और भाषाओं को भी संरक्षण देने का। जी। और इससे जिस तरह से आपने कहा कि वो भाषाएं भी हिंदी के बराबर हैं, तो ये बहुत ही एक खूबसूरत पहल आपने हमारे दर्शकों को बताई है। और मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि आपने जितना भी ये कार्य हिंदी के लिए किया है, अब आपको क्या लगता है कि जो आगे आने वाले लोग हैं आपके पीछे, अब जो हिंदी राजभाषा विभाग में हैं, या मैं कहूँ जो नई पौध अब वहाँ पर आ रही है, उनके लिए मार्ग किस तरह से प्रशस्त है? अभी भी ऐसा क्या बड़ा कार्य रहता है जो आपको लगता है कि आप देखना चाहेंगी कि आने वाले कुछ वर्षों में वो कार्य पूरा हो? जी, ऐसा है कि हिंदी तो आ गई है, लेकिन पूरी तरह से हिंदी नहीं आई है, ये आप भी जानते हैं सरकारी दफ्तरों में। तो मैं ये ऐसा समझती हूँ कि टेक्निक के साथ हिंदी को जो अब बहुत ज़्यादा प्रयास है और उसमें भी बहुत काम हो रहा है टेक्निक के साथ हिंदी को जोड़ने पर। तो इस तरह से एक 2-3 बातें हैं। जो एक बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सर्वोच्च पद पर है कि अगर रुचि लेते हैं, उनको अगर हम जागरूक कर सकते हैं, जो भी टेक्निक अवेलेबल है, जो अपडेटेड टेक्निक हमारे दफ्तरों में है, उनको अगर हम हिंदी के साथ जोड़ सकते हैं तो हिंदी बहुत अच्छी तरह से आ सकती है। जी निश्चय ही, बिल्कुल लीडरशिप टॉप डाउन से जो भी जागरूकता नीचे की ओर आएगी वो निश्चय ही सब में फैलेगी। और आज आपसे बात कर कर इस तरह से एक पूरा बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा एक मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन मिली है। जो लोग इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहें हिंदी राजभाषा विभाग में, मुझे लगता है कि इस समय बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और नई जनरेशन को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। आपका अपना इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है और निश्चय ही आप ये समय निकालकर हमारे साथ दूरदर्शन आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुष्मिता जी, और आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में भी आप हिंदी की इसी तरह सेवा करती रहेंगी और आपको और गौरवशाली सम्मानों से सम्मानित किया जाए और हमारी फिर से ज़रूर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।